हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास। सबसे पहले आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास जो शब्द है उसका अर्थ है कि किसी बड़ी बात को कुछ एक ऐसे छोटे शब्द में कह देना कि उसका अर्थ भी बहुत सुंदर लगे और हमें वो बात स्पष्ट भी हो जाए। तो समास वैसे तो अगर हम परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। लेकिन समास शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो किसी बड़े शब्द वाक्यांश को छोटे में कहना समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गंगा जमा जल, तो गंगा जल। अब गंगा जल, गंगा अलग शब्द है, जल अलग शब्द है, लेकिन समास करके इसको एक साथ जब हम बोलते हैं तो गंगा जल एक नया शब्द बन जाता है, गंगा का जल। समास विग्रह होगा गंगा का जल। ऐसे ही राज जमा महल, तो राजमहल, तो राजा का महल। समास विग्रह कैसे होगा? राजा का महल। नाच जमा घर, नाच घर, नाच के लिए घर। बल जमा हीन, बलहीन, बल से हीन। तो अब इसमें देखिए कि याद रखने योग्य बातें क्या हैं। याद रखने योग्य बातें हैं, समास के लिए कम से कम दो सार्थक पदों का होना आवश्यक है। दो सार्थक पद मीन्स दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, कोई सही अर्थ हो। नंबर 2 पॉइंट है पहले पद का। पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है सामासिक पद, समस्त पद या समास, तीनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। मीन्स उनका जो अर्थ है वो एक सा ही प्रयोग होता है। समासिक प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे विभक्तियाँ होती हैं कि राजा का महल, तो हम उसको जब समास जोड़ के बोलेंगे तो हम बोलेंगे राजमहल। तो जो बीच की विभक्तियाँ होती हैं का, के, की, वो सब उनका विलोप हो जाता है। समस्त पदों को पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। तो जब हम इसको विग्रह करते हैं, तोड़कर बोलते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, समास के होते हैं 6 भेद। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है अव्ययभावी समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो आइए अब इन सब को हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। जिस पद में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब प्रथम पद गौण का क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब देखिए, जैसे प्रथम पद है अकाल। अकाल, खाली अकाल बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं आता, लेकिन अगर हम बोलेंगे अकाल पीड़ित, तो किससे पीड़ित? अकाल से पीड़ित। मीन्स जब तक उसके अंदर हम उत्तर पद ऐड नहीं करते तब तक वो शब्द का अर्थ निकल कर नहीं आता। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। गुण जमा युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त। तो गुण अगर खाली बोलेंगे, उत्तर पद बोलेंगे, तो गुण का कोई अर्थ निकल कर नहीं आता, लेकिन गुण से युक्त तो उसका जो समास है वो निकल कर आता है। तो गुण युक्त क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास। तो दूसरा हमारा आता है द्विगु समास। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास में जैसे चारपाई, चौभाषा, चौराहा, तिरंगा, त्रिफल, मीन्स कोई संख्या हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। संख्या होनी चाहिए इसमें ज़रूर, तो द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, चार पाई वाला मतलब 4 पैर वाला, तो चार, चौराहा, तिरंगा, त्रिफल, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा आता है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अब इसका क्या मतलब है? पूर्व पद विशेषण जैसे नीलकंठ, नीलकमल, नीलांबर, पंचकुटी, बैलगाड़ी, तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे कि कंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। नीलकमल, नीलकमल किसको बोलते हैं हम? नीलकमल बोलते हैं
भगवान विष्णु को नीलांबर, नीला है अंबर जिसका। ओके, तो इसमें क्या है कि जो पूर्व पद, पहला पद होता है वो विशेषण बताता है हमें। ठीक है, पंचकुटी, बैलगाड़ी, किसकी गाड़ी? बैल की गाड़ी। तो पहला पद विशेषण बताता है। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। जैसे माता पिता, घी शक्कर, खट्टा मीठा, ठीक है, और भीम अर्जुन, और इनके बीच में क्या है, एक योजक चिन्ह डैश लगा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पांचवा, अव्यवभावी समास। जिस समास में पहला पद अव्यव हो एवं प्रधान हो उसे अव्यवभावी समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है आजन्म, आमरण। तो पहला पद अव्यव हो। अब अव्यव क्या होते हैं ये आप एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अव्यव पहला पद होता है, उसको हम अव्यवभावी समास कहते हैं। उदाहरण आप देख रहे हैं, आजन्म, आजीवन, आमरण। ओके, तो अगर अव्यव आपको क्लियर नहीं है तो आप डिटेल वीडियो इसका देख सकते हैं। छठा और अंतिम है हमारा बहुव्रीहि समास। तो जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन। अब गजानन किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान गणेश के लिए। गोपाल, अब गोपाल गाय को पालने वाला होता है, लेकिन वैसे गोपाल किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला भगवान कृष्ण को। तो जिसमें दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर क्या है। पहला है हमारा कमल नयन, उदाहरण लिया है हमने। तो कमल जैसे नयन। अब कमल जैसे नयन ये वाक्य पर निर्भर करता है कि हम इसका किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कमल जैसे नयनों वाला भगवान कृष्ण के लिए, तीसरा पद प्रधान हो गया इसमें, तो अगर भगवान कृष्ण के लिए कमल जैसे नयनों वाला आ रहा है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, अन्यथा कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही महावीर, महान है जो वीर। तो साधारणतः महान कोई भी वीर हो सकता है, लेकिन महान है वीर जो अगर हनुमान जी के संदर्भ में उसका प्रयोग हो रहा है तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही है महाआत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा। ओके, तो यहाँ पर महान आत्मा अगर हम साधारणतः प्रयोग करें तो कर्मधारय समास, लेकिन अगर महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो अब आइए थोड़ा सा हम समास इसको देखते हैं। समास के उदाहरण थोड़े से देख लेते हैं। नीति निपुण, तो इसमें है तत्पुरुष समास। दूसरा है प्रतिव्यक्ति द्विगु समास, क्योंकि इसमें क्या है, प्रति काउंटिंग आ गई है। गगनचुंबी बहुव्रीहि समास। देशानन तत्पुरुष समास। पंचामृत द्विगु समास। कृष्णकाय कर्मधारय समास, कृष्णकाय। आजकल द्वंद्व समास। यश प्राप्त तत्पुरुष समास। नीलगाय बहुव्रीहि समास। कालविज्ञ कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।